बहुत समय पहले की बात है। एक चूहेदानी विक्रेता हुआ करता था। वह चूहेदानी बना करके गांव की सड़कों पर घूम घूम करके बेचा करता था। चूहेदानी बनाने के लिए उसे जो जो चीजों की जरूरत होती थी वो या तो स्टोर से मांग लेता था या किसी फर्म से जुगाड़ कर लेता था। अपने दिन के भोजन की जुगाड़ के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस इतना भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था कि इसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। इसलिए वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए और 2 चीजों का सहारा लेता था। या तो वो भीख मांग लेता था या फिर चोरी कर लेता था और किसी तरह से अपने आप को अभी तक जिंदा रखे हुए था। इसके कपड़े काफी ज्यादा फटे पुराने थे, आंखें अंदर की ओर धंस गई थी और गाल दांतों से चिपक गई थी। कोई भी उसे देख करके यह कह सकता था कि कितना बोरिंग लाइफ को जी रहा होगा। इस व्यक्ति का ना तो कोई अपना घर था और ना ही कोई अपना परिवार। ये दिन भर भटकता ही रहता था और जब रात होती थी तो अक्सर दूसरों के घर में जाकर के उसके दरवाजे को खटखटाकर रात गुजारने के लिए आश्रय मांगा करता था। लेकिन इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस व्यक्ति पर दया नहीं करता था। ये जहां भी जाता था लोग अक्सर इसको भगा दिया करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के बारे में बुरा ही सोचा करता था, वो लोग जो लोग इसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। एक दिन दिसंबर के समय में जब वो रास्ते पर यूं ही अकेला चल रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह सोचता है किस तरह एक भूखा चूहा पिंजरे के अंदर रखे हुए रोटी को देखकर लालच में आकर पिंजरे के अंदर चला जाता है और जैसे वो रोटी को पाना चाहता है वो पिंजरे में कैद हो जाता है और उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। फिर वो सोचता है यह दुनिया भी तो एक बहुत ही बड़ा चूहेदानी है। इस दुनिया की तमाम चीजें जो हमें खुशियां और ऐशो आराम की जिंदगी देती है, ये धन दौलत, आलीशान बंगले, गाड़ी घोड़े, ये सब हमारे जीवन में एक लालच की भांति तो है। जब मनुष्य इसका लालच करता है तब वो भी एक चूहे के भांति ऐसे ही दुनिया के इस बड़े से चूहेदान में अपने आप को फंसा लेता है जहां पे उसकी अंत हो जाती है। मतलब इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो ऐसे ही एक चूहेदान में अपने आप को फंसा लेगा। एक दिन शाम को जब वो सड़क पर अकेले ही चल रहा था, अचानक उसे एक रास्ते के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के पास वो चला जाता है और रात को वो दरवाजा खटखटाता है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकलता है। वह व्यक्ति अकेला ही रहता था। इसका ना तो कोई अपनी पत्नी थी और ना ही कोई बच्चा था और अकेलेपन से ये काफी ज्यादा परेशान रहता था। जब चूहेदानी विक्रेता कहता है मैं यहाँ पे रात गुजारना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पे रात गुजारने का मौका दे दो। चूहेदानी विक्रेता को देख करके बुढ़ा व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बुढ़ा व्यक्ति एक क्रॉप्टर था। वो उसे रुकने का इजाजत दे देता है। रात को भोजन के लिए वो दलिया बनाता है और उसे एक ताश की पत्ती मिल जाती है। दोनों मेजोलिस नाम का एक खेल खेलते हैं। वो क्रॉफ्टर चूहेदानी विक्रेता के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करता है। वो बताता है जब मैं यंग था तब मैं एक लोहे की फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन अब मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब मैंने एक गाय पाल लिया है। यह गाय मुझे इतना दूध देती है कि मैं इसको बेच करके महीने का राशन पानी का जुगाड़ कर लेता हूँ। चूहेदान विक्रेता को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसे वो बड़ी हैरानी से देखता है। जब उसे हैरानी से देखता है तो वो क्रॉप्टर उठ जाता है और पास ही में खिड़की के सामने टंगे हुए एक बैग को निकालता है। उस बैग से वो 30 क्रोनर पैसा निकालता है और उसे दिखाता है और कहता है देखो इस बार मैंने इतना पैसा कमाया है। और फिर पैसे को दिखाकर वो पैसे को बैग में रखकर फिर खिड़की के सामने टांग देता है। अब दोनों सो जाते हैं। जब सवेरा होता है तब दोनों एक साथ उठते हैं। दोनों ही बाहर निकलते हैं और वो क्रॉप्टर अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेता है। चूहेदानी विक्रेता क्रॉप्टर को थैंक यू कहकर वो अपने रास्ते चल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद चूहेदानी विक्रेता रुक जाता है। फिर वो कुछ सोचता है और फिर वापस वो उसी क्रॉफ्टर के घर में आकर के रुक जाता है। लेकिन इस बार वो दरवाजे के सामने नहीं बल्कि खिड़की के सामने रुकता है। खिड़की कांच की बनी हुई थी। वह इधर उधर देखता है, उसे एक पत्थर मिल जाता है। वो पत्थर को उठाता है और खिड़की में मारता है। कांच की खिड़की टूट जाती है। खिड़की के अंदर वो हाथ डालता है और पैसे का बैग को निकाल लेता है। पैसे को निकालकर अपने पॉकेट में डाल लेता है और बैग
ज्यों का त्यों वही खिड़की के अंदर टांग देता है और पैसे को लेकर वहां से भागने लगता है। वो इस चोरी पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जिस रास्ते से वो भाग रहा है वो एक पब्लिक हाईवे है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रॉप्टर घर वापस आ जाए और ये देखकर कि उसका खिड़की टूटा हुआ है और उसका पैसा चोरी हो गया है, वो चिल्लाने लगे। उसकी आवाज को सुनकर सड़क पर जाने वाली पब्लिक समझ जाएगा कि मैंने चोरी किया है और वो मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए वो सोचता है कि रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है और फिर अपने आप को पब्लिक से बचाने के लिए वो जंगल का रास्ता ले लेता है। वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। अंत में उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक ही जगह पे बार बार घूम रहा है। फिर उसको महसूस होता है कि जिस जंगल में वो फंस गया है वो एक भूल भुलैया जंगल है। वो बार बार एक ही जगह पर घूम फिर कर वापस आ रहा है। उसे इस जंगल से बाहर निकलने के लिए एकदम सीधा ही चलना पड़ेगा। वो सीधा ही चलता है, लेकिन आगे जाकर के रास्ते पर दो मोड़ आ जाते हैं। वो जिस मोड़ को लेकर के जाता है घूम फिर के वापस फिर उसी जगह पे आ जाता है। सवेरे से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा, लेकिन फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला जिससे वो जंगल से बाहर जा सके। अंत में वो रुक जाता है और फिर वो सोचने लगता है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ना वो पैसे का लालच करता, ना वो इस जंगल में फंसता। अचानक उसके दिमाग में वही विचार फिर से आता है। वो सोचने लगता है ये दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदान है और इस दुनिया की तमाम चीजें जो हमारी जिंदगी को ऐशो आराम की जिंदगी देती है, रेगिस्तान, बंगले, घर, धन, दौलत, पैसे, ये एक लालच ही तो है। जब मनुष्य इसका लालच करता है तो वो अपने आप को एक चूहेदान में फंसा लेता है। जैसे कि मुझे पैसे की लालच नहीं करना चाहिए था। ना मैं पैसे की लालच करता और ना ही मैं चोरी करता और ना ही इस जंगल में फंसता। ये जंगल नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहेदान है जहां मैं अपने आप को फंसा लिया हूँ और मैं यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। मेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। ऐसा सोचकर कि उसकी अंतिम घड़ी आ चुकी है, चूहेदान विक्रेता अपने आप को मारने का प्रयास करता है। वो गले में टंगे हुए चूहेदानी को बाहर निकालता है और जमीन पर लेट जाता है और अपने गले को दबाने का कोशिश करता है, अपने आप को मारने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही वो अपना सर को जमीन पर रखता है उसे तभी टन टन की आवाज सुनाई देने लगती है। वो समझ जाता है कि ये आवाज किसकी है, कि लोहा पिटने की आवाज था। वो समझ जाता है आसपास कोई लोहे की फैक्ट्री है। वो तुरंत ही उठ जाता है, अपना मरने का डिसीजन को कैंसिल करता है और फिर जिधर आवाज आ रही थी उधर ही वो दौड़ पड़ता है। दौड़ते दौड़ते वो रैमसो आयरन फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वो गेट खोल करके अंदर चला जाता है। अंदर में लोहार लोग के पास जा करके उनसे कहता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं यहाँ पे रात गुजार सकता हूँ। जो वहाँ पे काम कर रहे लोहार होते हैं उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं थी। अक्सर जंगल में कोई फंसता था और रात को गुजारने के लिए सो जाता था, इसीलिए उन लोग ने बिना सोचे समझे इसको सोने का इजाजत दे दिया। अब वो लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है, आग की भट्टी के सामने रखकर ताकि इसको गर्मी मिल सके, उसको तकिया बना करके अपने सर को रख करके सो जाता है। ये आयरन फैक्ट्री एक नामी व्यक्ति का था जिसका मार्केट में बहुत ही नाम था और वो अपने इस नाम को बनाए रखने के लिए अक्सर अपनी फैक्ट्री में निरीक्षण करने के लिए आया करता था। चूहेदानी विक्रेता का किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि जिस दिन वो गया था उसी दिन मालिक भी निरीक्षण करने के लिए फैक्ट्री में आ जाता है। जब वो निरीक्षण करते हुए आग की भट्टी के सामने जाता है तो देखता है एक व्यक्ति अपने मुंह को ढक करके सोया हुआ है। जब उस व्यक्ति के पास जाता है और उसके चेहरे से उसके कैप को हटाता है तब चूहेदानी विक्रेता डरते हुए उठ जाता है, लेकिन उस जगह पर बस धुंधला प्रकाश ही जा रहा था, जिसके कारण आयरन फैक्ट्री का मालिक उसको अच्छी तरह से देख नहीं सका और रात के अंधेरे में उसको पहचान नहीं सका। लेकिन उसका चेहरा उसे ऐसा लगा जैसे ये मेरा दोस्त है, कैप्टन वॉन स्टेहल। बहुत पहले आयरन फैक्ट्री का मालिक आर्मी में था। वहाँ उसका एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था कैप्टन वॉन स्टेहल, जिसका चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के जैसा दिखता था। उसको लगा ये तो मेरा दोस्त कैप्टन वॉन स्टेहल है। ये सोचकर आयरन फैक्ट्री का मालिक चूहेदानी विक्रेता से कहता है, अरे तुम, क्या हालत हो गया है तुम्हारा। चूहेदानी विक्रेता को बड़ा हैरानी होता है, ये आयरन फैक्ट्री का मालिक हमसे ऐसा क्यों बात कर रहा है। वो सोचता है हो सकता है कभी हम कहीं भीख मांग रहे होंगे चर्च के बाहर, तब ये आयरन फैक्ट्री का मालिक मुझे एक दो सिक्के उछाल करके दिया होगा, तभी से वो मुझे पहचान रहा है। फिर वो कहता है, हाँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है।
आयरन फैक्ट्री का मालिक उससे कहता है, जो भी हुआ लेकिन तुम्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो फिर हैरान हो जाता है, जॉब? आखिर कौन सा जॉब? मैंने तो अपने लाइफ में 3 ही काम किया है, चूहेदानी बेचा है, चोरी किया है और भीख मांगा है। फिर ये कौन से काम का बात कर रहा है? अब उसे ऐसा लगता है जैसे आयरन फैक्ट्री का मालिक को पता हो कि वो चोरी करके भागा है। आयरन फैक्ट्री का मालिक उससे कहता है, देखो तुम बड़ा ही अच्छे समय पे आई हो। कल क्रिसमस का त्योहार है और मेरे घर में कोई मेहमान भी नहीं है, और तुम तो जानते हो मेरी पत्नी एलिजाबेथ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और मैं अपनी बेटी एला विल्मसन के साथ रहता हूँ। इस क्रिसमस में हमारे घर में कोई मेहमान नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गए हो, चलो क्रिसमस में हमारे घर चलो। चूहेदानी विक्रेता को बड़ा हैरानी होता है। एक दोस्त बनाकर वो अपने घर उसको ले जाना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये पक्का मुझे अपना दोस्त बना करके अपना घर ले जाएगा, लेकिन ये मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। इसलिए वो आयरन फैक्ट्री के मालिक के साथ जाने से इनकार कर देता है। और आयरन फैक्ट्री का मालिक को ऐसा लगता है जैसे इसके कपड़े काफी फटे पुराने हैं, तो ये शायद सोचता होगा कि हम मालिक के घर में इस हालत में जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो हंसते हुए वहां से चले जाता है, लेकिन जाते जाते अपने कर्मचारियों को कहता है कि हमारे दोस्त को शायद तुम्हारे साथ रहने का मन है। लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोहार को यह समझ में आ जाती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मालिक के जाने के बाद वो चूहेदानी विक्रेता अपने कैप को अपने चेहरे के ऊपर रखकर फिर सो जाता है, लेकिन इस बार एक आंख खोल करके सोता है। उसे डर होता है कहीं मालिक पुलिस को लेकर के न आ जाए। मालिक के जाने के बाद बस थोड़ी ही देर में एक बड़ी सी कार आकर के फैक्ट्री के बाहर रुक जाती है। इस पर आने वाला एक नया मेहमान थी, जो कि आयरन फैक्ट्री की मालिक की बेटी थी, एला विल्मसन। उसके साथ एक नौकर भी आया था और उस नौकर के हाथ में एक बड़ा ही अच्छा कोट था। एला विल्मसन सीधे भट्टी के पास जाती है। वो देखती है अभी भी वो व्यक्ति वहीं पर सोया हुआ था। वो जा करके उसके चेहरे से कैप को हटाती है। जैसे वो कैप को हटाती है, वो पटाख से उड़ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पुलिस आ गई हो पकड़ने के लिए, और उसका चेहरा पसीने से भीग जाता है। उसके डरे हुए चेहरे को देखकर एला विल्मसन को शक होता है कि ये व्यक्ति इतना डरा हुआ क्यों है। ये व्यक्ति या तो कहीं से चोरी करके भागा है या फिर ये कहीं जेल से भागा है। एला विल्मसन उसकी खराब हालत को देखकर उस पर सहानुभूति दिखाती है। वो कहती है, मुझे बहुत अफसोस है कैप्टन कि आपके साथ इतने बुरे दिन पार हुए हैं। मेरे पापा आपके बारे में मुझे बताएं कि मेरा एक दोस्त आया हुआ है जो कि फैक्ट्री में है, तो मैं अपने पापा से इजाजत मांग करके आपको लेने के लिए आई हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। आपको जिस तरह से मैं यहाँ से ले जाऊंगी, आपको बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने घर से भी जाने का अनुमति दे दूंगी। बस आप क्रिसमस के त्योहार में हमारे साथ रहो। एला विल्मसन की बातों को सुनकर चूहेदानी विक्रेता को विश्वास होने लगता है और वो एला विल्मसन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो एला विल्मसन के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, पीछे से वो नौकर आता है, उसको पूरे सम्मान के साथ झुक करके कोट देता है। अब वो एला विल्मसन के साथ बैठ करके गाड़ी में मालिक का घर जाने लगता है। रात को वो मालिक के घर पहुंचता है, लेकिन रात को मालिक से मिलता नहीं। वो रात को सो जाता है। अब जब सवेरा होता है, आयरन फैक्ट्री का मालिक और उसकी बेटी एला विल्मसन ब्रेकफास्ट टेबल में ब्रेकफास्ट को रेडी कर रहे थे। एला विल्मसन अपने पापा से पूछती है, क्या पापा, क्या वो सचमुच में आपके दोस्त हैं? उसके पापा कहते हैं, हाँ वो मेरे ही दोस्त हैं, लेकिन उसका हालात कुछ ऐसा हो गया है कि वो इस तरह से दिख रहा है। फिर हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम उसके लिए एक जॉब ढूंढेंगे। वो इस तरह से चूहेदान बेचते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी बेटी कहती है, पापा मुझे विश्वास नहीं होता कि वो आपके दोस्त हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। तब उसके पापा कहते हैं, देखो उसके साथ हालात कुछ ऐसा हुआ ही है कि वो ऐसा हो गया, लेकिन देख लेना जब वो नहा धो करके जब अच्छे कपड़ों में वो हमारे पास आएगा तो वो कुछ अलग ही नजर आएगा। बस उसके पापा ऐसा कह ही थे कि उसी समय दरवाजा खुलता है और चूहेदानी विक्रेता अंदर घुसता है। लेकिन जब दिन के उजाले में आयरन फैक्ट्री का मालिक उस चूहेदानी विक्रेता को देखता है तो पहचान लेता है कि ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं। अंधेरे में जब हम उसको देखे थे, हम उसको पहचान नहीं सके और मुझे एक गलतफहमी हो गया था कि ये मेरा दोस्त है। तब वो गुस्से से कहता है कि तुम तो मेरा दोस्त हो ही नहीं, और तुम मेरा घर आ गए हमें धोखा देकर। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अब चूहेदानी विक्रेता को समझ में आ गया कि अब वो कहीं से भी बच नहीं पाएगा। ना वो चोरी करता, ना वो जंगल में फंसता। जंगल से बचे
तो आयरन फैक्ट्री में फंस गए। आयरन फैक्ट्री से बाहर निकले तो अब आयरन फैक्ट्री का मालिक के घर में फंस गए। मतलब अब तो मौत निश्चित ही है। अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। उसे चोरी नहीं करना चाहिए था। फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए आयरन फैक्ट्री के मालिक से कहता है, मालिक मैं तो बस उस आयरन फैक्ट्री में ही रुकना चाहता था। ये तो आपकी जीत थी जो मुझे यहाँ पे ले आई है। खैर अभी कुछ बिगड़ा नहीं है तो मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। लेकिन आयरन फैक्ट्री का मालिक काफी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वो कहता है, तुम हम लोगों से झूठ बोलकर और धोखा देकर के तुम यहाँ पे आए हो और इस धोखे और झूठ की वजह से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा तो करूंगा। वो समझ जाता है कि अब बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। वो आगे बढ़ता है और टेबल पर एक मुक्का मारते हुए कहता है, मालिक ठीक है आप मुझे जेल भेज दोगे, लेकिन आप कहाँ जाओगे? ये आलीशान बंगले जिस पर आप रहते हो और ये चांदी के चम्मच और प्याले जिस पर आप खाते हो, याद रखना ये कुछ भी नहीं, ये बस एक मन की लालच है। याद रखना कि दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदान है और ये तमाम चीजें एक लालच की भांति है। याद रखना आप भी कभी ऐसे लालच में आकर मेरी तरह ऐसे ही दुनिया के इस बड़े से चूहेदान में फंसोगे। मालिक को चूहेदान विक्रेता की बात को सुन करके हंसी आ जाती है और वो कहता है, चलो ठीक है तुम बात तो बड़े अच्छे कर लेते हो। इस क्रिसमस का त्योहार में मैं तुमको पुलिस का हवाले नहीं करता हूँ, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर से निकलो। एडा विल्मसन को ये सब सारी चीजें देख करके समझ में आ जाता है कि वास्तव में वो चूहेदानी विक्रेता उसके पापा का दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी को जिसको उन लोगों ने खुद ही अपने घर में लाया है उसको इस तरह से भगा दे तो उसके मन में क्या बीतेगा। वो फिर अपने पापा से कहती है, पापा हम जो कर रहे ना ये बिल्कुल ही गलत है। एक गरीब व्यक्ति को हम इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। इसका ना तो अपना कोई घर है और ना ही कोई अपना परिवार। दिन भर तो ये भटकता ही रहता है। अगर एक दिन हमारे साथ ये रह ले इस क्रिसमस का त्योहार में तो कम से कम ये एक परिवार की तरह अनुभव तो करेगा। आयरन फैक्ट्री का मालिक अपनी बेटी की बात को सुन करके उससे कहता है, देखो ना तो हम इसे जानते हैं और ना हम इसे पहचानते हैं। अगर ये कोई गलत किया तो इसका जिम्मेवार सिर्फ तुम होगी। और उसके पापा वहां से चले जाते हैं। मालिक के जाने के बाद एडा विल्मसन चूहेदानी विक्रेता के हाथ को पकड़ती है और फिर उसे चेयर पे बिठा देती है। अब उसे खाने के लिए बहुत अच्छा मिलता है। खाने की इतनी अच्छी अच्छी चीजों को देख करके वो इतना खाता है जिसे बरसों से कुछ खाया ही ना हो। जब उसका पेट भर जाता है तो उसे सोने के लिए एक सोफा दिया जाता है। जब वो सोफा में लेटता है तो ऐसा सोता है जैसे मानो कई जन्मों से सोया ही ना हो। इतने अच्छे अच्छे पकवान और इतना अच्छा सोने की जगह शायद उसे जिंदगी में कभी ना मिला हो। इसलिए वो खूब खाता है और खूब सोता है। रात को क्रिसमस के समय में जब उसे उठाया जाता है, लेकिन वो अब भी नींद में होता है और वो फिर सोने के लिए चला जाता है। फिर उसे डिनर के समय उठाया जाता है। ये इसकी आखिरी डिनर थी। डिनर करने के बाद वो सबको थैंक यू कहता है, लेकिन जैसे वो आयरन फैक्ट्री के मालिक की बेटी के पास जाता है, वो जैसे उसको थैंक यू कहना चाहता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसकी बेटी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया। वो एक गरीब एक चूहेदान विक्रेता था, लेकिन फिर भी एडा विल्मसन ने उसके साथ एक कैप्टन की तरह व्यवहार की और वो उसके पास जाकर के चुपचाप खड़ा हो जाता है। एडा विल्मसन समझ जाती है और वो उससे कहती है कि देखो नेक्स्ट ईयर में अगर तुम आना चाहो तो फिर आना, हम तुमको फिर से स्वागत करेंगे, लेकिन याद रहे तुम कोई गलत काम नहीं करना। और हाँ, ये जो कोट तुम पहने हो ना, हमारी तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो। डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं। सुबह होती है तब आयरन फैक्ट्री का मालिक और एडा विल्मसन दोनों ही चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए। लेकिन चर्च में आयरन फैक्ट्री का मुलाकात क्रॉप्टर से हो जाता है। क्रॉप्टर अपने मालिक को देख करके मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक देखो कल रात को मेरे पास एक व्यक्ति आया था जिसको मैंने रात को रुकने के लिए जगह दे दिया। वो चूहेदान विक्रेता था, लेकिन सुबह को वो मेरा पैसा चोरी करके भाग गया। क्रॉप्टर का बात जैसे सुनता है मालिक, उसको लगता है कि ये तो वही चूहेदान विक्रेता है जो मेरे घर में रुका है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर से सारे चांदी के चम्मच और प्याले को लेकर के वो भाग गया हो। वो अपने बेटी को खूब डांटता है और ड्राइवर से कहता है, जितना जल्दी हो सके चलो, उस चूहेदान विक्रेता को पकड़ना है, वो एक चोर है। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो आयरन फैक्ट्री का मालिक दौड़ते हुए अपने घर के नौकर के पास जाता है और उससे पूछता है, कहाँ है वो व्यक्ति जो रात को यहाँ पे ठहरा था? वो एक चोर है, उसे पकड़ना है। लेकिन नौकर कहता है कि देखो मालिक, वो तो घर से चला गया है, लेकिन हाँ वो कुछ चोरी करके नहीं गया है, कुछ गिफ्ट छोड़ कर गया है आपकी बेटी के लिए। और वो गिफ्ट ला करके एडा विल्मसन को दे देता है।
वो गिफ्ट पूरी तरह से कागज से मुड़ी हुई थी। वो कागज को खोलती है तो उससे एक छोटा सा चूहेदार निकलता है जिसके अंदर 30 क्रोनर पैसा भी वो डाला हुआ था। और वो कागज जिसमें चूहेदानी को मोड़ करके रखा गया था, वो कागज कागज नहीं था बल्कि एक लेटर था जिसमें वो चूहेदानी विक्रेता टेढ़े मेढ़े राइटिंग से एक लेटर लिखा था। वो लिखता है, आदरणीय देवी जी, चूंकि आप पूरे दिन मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किए, मानो मैं ही आपके पापा का दोस्त रियल में कैप्टन वॉन स्टेहल हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करूँ। मैं नहीं चाहता इस क्रिसमस के सीजन में एक छोटी मोटी चोरी करके मैं आपको लज्जित कर दूं, लेकिन हाँ, आप ऐसा करो, ये पैसा जो इस चूहेदानी के अंदर है, आप इस पैसे को उस करप्टर को वापस कर देना जिसका पैसे वाले थैली खिड़की के सामने टंगा हुआ था। वो पैसा हम जैसे गरीब घूमने वाले लोगों के लिए एक लालच की भांति थी, जिस लालच में आकर मैं अपने आप को एक बड़े से चूहेदान में फंसा लिया था। लेकिन आपके अच्छे व्यवहार ने मुझे सही रास्ते पर ले आया है। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कैप्टन तो नहीं, लेकिन एक कैप्टन की तरह जीना चाहूंगा। और लेटर के अंत में वो सिग्नेचर करता है, कैप्टन वॉन स्टेहल। और इस तरह से एडला के द्वारा किया गया अच्छा व्यवहार एक चोर को एक अच्छा इंसान बना देता है और ये कहानी खत्म हो जाती है।